अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में सिस्टम्स लिमिटेड, मारी इनर्जीज लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, साजगार इंजीनियरिंग, हब पावर कंपनी और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का जो एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो है वो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अभी ये शेयर जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। और अगर आप लोगों के पास ये शेयर पड़े हुए हैं या फिर आप लोग इन शेयर के अंदर जब वो काम करने का सोच रहे हैं, तो कौन से बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज हो सकती हैं वो आपको बताई जाएंगी, जिनको अगर आप जब वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर के अंदर अपना लॉस जो है या रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे और अपना एक्सपेक्टेड गेन जो है वो इंशाल्लाह आप इन शेयर के अंदर जो है वो बढ़ा सकेंगे। तो यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो पहला शेयर है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स को अगर हम जब वो चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसकी मैं एनालिसिस करूंगा। बल्कि आज की वीडियो के अंदर जितने भी शेयर की डिस्कशन मैं करूंगा, तो जो एनालिसिस हम करेंगे जिस सेटिंग के ऊपर करेंगे वो 1 डे की सेटिंग होगी। तो ये जो सेटिंग होती है 1 डे की सेटिंग, तो इसके ऊपर जब एनालिसिस किया जाता है तो उस एनालिसिस के बाद जो हमारे पास लेवल या फिर स्ट्रेटजीज आती हैं उनको फॉलो करने में ये शेयर जो है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम जो है वो ले सकता है। तो ये एक हमारे पास समझे कि एक एस्टिमेट टाइम होता है, ये 100% श्योर नहीं होता। क्योंकि अगर किसी शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड गेन जो है वो 30% का नजर आ रहा है, तो अगर 3 दिन भी अपर कैप लगे तो शेयर जो है वो 3 दिन के अंदर भी अपना फाइनल टारगेट जो है वो अचीव कर सकता है। बट हर वक्त ये जो है सिचुएशन इस तरह की नहीं होती। मार्केट ने अपनी एक नेचुरल मूव जब चलनी होती है, एक दिन चल गई, 10 दिन में भी शेयर के अंदर मूवमेंट ही ना आए, फिर एक दिन चल गया, फिर 10 दिन मूवमेंट ना आए, तो इस तरह करके जो एक एवरेज हमारे पास आता है, जो एक हम एस्टिमेट निकालते हैं, तो जो 1 डे के टाइम फ्रेम की सेटिंग के ऊपर जो हम एनालिसिस करते हैं, तो वहां के ऊपर जो हमारे पास जो लेवल या फिर स्ट्रेटजीज लेवल या फिर टारगेट आते हैं शेयर्स के, तो उनको अचीव करने में शेयर 2 वीक से लेकर 2 मंथ का जो है टाइम ले सकता है। ये आगे एग्जाम्पल भी मैं आपको बता दूंगा, एग्जाम्पल्स के ऊपर भी। बाकी उम्मीद आप यही रखें कि इंशाल्लाह इससे जो वो जल्द ही अचीव करेगा। तो बाकी जिनका होल्डिंग पीरियड इतना है वही लोग इन लेवल्स को फॉलो करेंगे, ताकि आपकी स्ट्रेटजी क्लियर हो। जब स्ट्रेटजी आपकी क्लियर होगी तो फिर आप अगर मार्केट अपनी नेचुरल मूव के मुताबिक या शेयर अपनी नेचुरल मूव के मुताबिक मूव करे, 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम ले, तो फिर आप पैनिक करके अपना कोई बड़ा लॉस जो है वो बुक करके ना बैठ जाए। तो ये चीजें जो स्टार्ट के अंदर आप लोगों के साथ जो है इसलिए एक्सप्लेन की जाती है, ताकि मेंटली आपकी हर एक चीज जो है आप जो क्लैरिफाई हो, कि क्लैरिफिकेशन आपके पास हो कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे जो सारी मुहर्रिकात हैं वो सारी आपको पता हो। तो अच्छा, अब अगर हम सिस्टम्स लिमिटेड को 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो ये शेयर जो ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा था, तो अप ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम लास्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें, तो इस शेयर ने जो है यहाँ कहीं पे आके एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जब वो कंसोलिडेट किया था, जिसका ब्रेकआउट इस शेयर ने जो 118 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग दी थी, तो यहाँ के लगभग इसके अंदर जो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी जब वो बनी थी, तो उसी टाइम के ऊपर इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी, तो जिसके टारगेट अगर हम देखें तो यही 140 से 145 रुपए के लगभग थे, जो कि यहाँ के ऊपर जो है ये शेयर जो है आके अचीव कर चुका हुआ है। तो अगर हम अपने प्रीमियम ग्रुप की बात करें, तो हमने जो अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है ये जुलाई के अंदर जो बाइंग करवाई थी, यही 118-19 रुपए के लगभग। तो जिसके जो टारगेट थे फाइनल, अगर वो हम देखें तो उन्हीं टारगेट्स के करीब जो है जहां तक ये शेयर आया था, तो आपने फाइनल टारगेट इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो इस शेयर के अंदर जो लास्ट अपॉर्चुनिटी बनी थी, उनके टारगेट्स को जो है ये शेयर अचीव कर चुका है। तो अब अगर हम नेक्स्ट देखें, तो जिन लोगों के पास ये शेयर जो है ये पड़ा हुआ है, जिनके पोर्टफोलियो में है और जिन्होंने बाइंग 118 रुपए के लगभग की हुई है, 120 रुपए से नीचे नीचे, तो वो लोग अगर आप इस शेयर को होल्ड रखना चाहे तो आप इस शेयर को होल्ड रख सकते हैं। बट उसको अगर आपने होल्ड रखना है तो आपने इस शेयर के अंदर जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अगर समरी बताऊं तो ये होती है कि जो आपने उस शेयर के अंदर जो प्रॉफिट बनाया होता है, उसको सिक्योर करने के लिए जिस स्ट्रेटजी का हम इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। और जिन लोगों को स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमारे इसी चैनल के ऊपर पहली जो 2 वीडियोस हैं, 10-10 मिनट की ये 2 वीडियोस हैं, जिसके अंदर स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर किया गया है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप जाके इन 2 वीडियोस को जरूर देखें और अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मतलब जो कंसेप्ट है वो आप अपना क्लियर कर लें। जिन लोगों ने 118 रुपए के लगभग इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की हुई है, तो वो इसके अंदर जब वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, आप इस शेयर को जब होल्ड रख सकते हैं। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, तो शेयर की अगर हम ट्रेंड की बात करें तो शेयर जो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। बट जब शेयर अप ट्रेंड के अंदर होता है तो उसका मतलब यही नहीं कि आप जब दिल करे तो शेयर को उठा लें।
तो आप उसको जब खरीदारी उसमें कर लें। आपने ये गलती जो है वो नहीं करनी, क्योंकि उस अगर आप ये गलती करेंगे तो आप लॉस उठाएँगे। अगर शेयर अप ट्रेंड के अंदर है तो उसके अंदर 2 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो कॉमनली जो है वो शेयर के अंदर आती हैं, जिनको हमने जो फॉलो करना होता है। तो एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम शेयर के अंदर जो है डिप के ऊपर बाय करें, और जो दूसरी स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि शेयर को न्यू ब्रेकआउट करें, और उस ब्रेकआउट के बाद जब शेयर ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर आप जो उस ब्रेकआउट के बाद उसके अंदर बाइंग करते हैं। तो अगर हम इस शेयर के अंदर सिस्टम्स लिमिटेड के अंदर अगर हम बात करें, तो इस शेयर के अंदर अगर हम डिप की, करंटली ये शेयर 136 रुपए 97 पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है और अगर आने वाले दिनों में ये शेयर जो नीचे डिप मारता है, तो इस शेयर की जो डिप है वो नीचे 130 से 131 रुपए के लगभग है। अगर ये शेयर नीचे आ जाता है, वहां पे आपको मिल जाते हैं, इससे जो नीचे प्राइसेस को नीचे ब्रेक नहीं करता, तो आप 130 रुपए के लगभग बाइंग करेंगे, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 135 और फाइनल टारगेट 140 से ऊपर का होगा। बट अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और शेयर जो है यहाँ से ही अपसाइड के ऊपर जो ये मूव करने लग जाता है, तो फिर आप शेयर के अंदर जो सेकंड स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, जिसे हम बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट कहते हैं। तो ये शेयर जो है न्यू ब्रेकआउट सबमिट करेगा जब ये शेयर 144 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। तो फिर जो है फिर आपने वेट नहीं करना कि ये शेयर नीचे 130 के ऊपर जो डिप मारे तो वहां पे आप खरीदें। फिर सिंपली 144 रुपए के ऊपर जब ये क्लोजिंग दे देगा तो वहां पे आप जो बाइंग की तरफ शेयर के अंदर जो है जा सकते हैं। फिर उसके बाद शेयर नीचे डिप नहीं मारेगा, फिर शेयर जो है अपसाइड के ऊपर मूव करेगा, और अपसाइड के ऊपर जहां तक जो है शेयर ट्राई करेगा कि एटलीस्ट जो है जाए, तो वो एटलीस्ट हमारे पास जो अपसाइड पे लेवल होगा ना वो तकरीबन 160 रुपए के लगभग होगा। यानी 20-25 तक, 20 से 25 रुपए तक इजीली जो है शेयर अपसाइड के ऊपर जो मूवमेंट अपनी दिखा देगा। और जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है, इसके अंदर स्टॉप लॉस या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। जिनको नहीं पता, वीडियोस का रेफरेंस मैंने दे दिया, वहां से जाके कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें। तो बाकी अगर मैं बताऊं आपको टेक्निकल्स के ऊपर, तो 130 रुपए से नीचे का जो आप स्टॉप लॉस या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जो है वो आप रख सकते हैं। तो अगर आपका ज्यादा रिस्क कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप जब वीडियो देखें तो वीडियो में जाके आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्टॉप लॉस आपने किस मुताबिक रखना है, कितना रखना होता है। तो वहां से फिर अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है वो आप स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जो वो रख सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास मारी एनर्जीज लिमिटेड। मारी पेट्रोलियम मैं बोल देता हूँ क्योंकि पहले कंपनी का नाम मारी पेट्रोलियम ही हुआ करता था, तो अभी जो है कंपनी का नाम चेंज करके उन्होंने मारी एनर्जीज कर दिया हुआ है। तो जितने जो बंदे हैं पुराने जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तो अभी भी इसको जो मोस्टली मारी पेट्रोलियम ही कहते हैं, क्योंकि यही कंपनी का पहले नाम होता था। तो सेम ही चीज है, पेट्रोलियम कह लें, एनर्जी कह लें, ये एक चीज को ही कहते हैं। बट ये है कि अगर हम इस शेयर को जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये जो मारी एनर्जीज था, ये पिछले 8 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था। तो कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि शेयर के अंदर कोई ऐसा जो वो बड़ी मूवमेंट नहीं आती। कभी जो है शेयर की प्राइसेस को 5 रुपए ऊपर चली जाती हैं, कभी 5 रुपए जो वो नीचे चली जाती हैं, एक जोन के अंदर ही रुका रहता है। तो जिस जोन के अंदर जब आप खरीदारी करते हैं तो शेयर की प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं, और जब आप उसको बेचते हैं तो शेयर की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। तो ये सिनेरियो उस वक्त डेवलप होता है जब शेयर जब वो कंसोलिडेट कर रहा होता है। तो ये शेयर जो आपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो 18 दिसंबर को जब वो दाखिल हुआ था, और अगर हम इस शेयर के देखें तो इसने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जब सितंबर के अंदर आगे किया, तो तकरीबन 8 से 9 महीने जो इस शेयर ने लिए हैं अपने कंसोलिडेशन के जोन को ब्रेक करने में। तो अगर हम इस कंसोलिडेशन जोन की सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट थी इसके पास 578 रुपए की, रेजिस्टेंस थी 680 रुपए की। तो अगर आप इस कैंडल को देखेंगे ना, ये जो कैंडल इसने बनाई थी 9 सितंबर को, उस दिन सक्सेसफुली इस शेयर ने ये जो ट्रायंगल फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर जो है कंसोलिडेट करता रहा पिछले 9 महीने, इस फॉर्मेशन का जो इसने शेयर ने सक्सेसफुली जब ब्रेकआउट कर दिया था। तो जब शेयर जो है ये ब्रेकआउट करता है, तो शेयर के अंदर पोटेंशियल होती है कि एक दफा शेयर जो है ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाए, जैसा कि यहाँ पे गया। तो उसके बाद जब वो एक दफा नीचे डिप मारता है, तो डिप वो मारता है आइदर कि यहाँ पे जो इसने शेयर ने जो ब्रेकआउट किया हुआ है उस लेवल तक आए, तो वहां से वहां तक डिप मारेगा, या फिर उससे नीचे जो है देखता है कि उससे नीचे स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो क्या बन रही है, तो या फिर वहां तक भी जो है जा सकता है। एक तो अगर हम इसके अंदर देखें रिटेस्ट का लेवल, तो एक तो ये 680 रुपए का लेवल है, जैसा कि शेयर के अंदर जो बंद रहा है, और करंटली ये शेयर जो 673 रुपए के ऊपर जो ट्रेड कर रहा है। यानी ये जो इसका एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल था, ये जो ट्रेंड लाइन थी इसके पास है इस ट्रायंगल फॉर्मेशन की, इससे जो नीचे आ चुका है। तो एक दफा अगर तो शेयर में मोमेंटम बढ़ जाता है आने वाले दिनों में, तो फिर इससे जो ज्यादा शेयर जो है ना, ये 670 से कुछ ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा, यहाँ कहीं से जो ये शेयर अपसाइड के ऊपर घूमेगा।
और ये जो इस कैंडल के ऊपर 9 सितंबर वाले दिन जो शेयर ने जो ये ब्रेकआउट कर दिया इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का, तो उस ब्रेकआउट के बाद जो शेयर ने अपसाइड के ऊपर टारगेट एक्सपोज किया है, तो फिर वहां तक जो ये शेयर जो ट्राई करेगा कि यहाँ से 670 पे से किसी लेवल से भी ये घूमे और अपसाइड के ऊपर जब वो अपने टारगेट्स की तरफ जब वो जाए, जो कि इसने ये 9 सितंबर वाली कैंडल के ऊपर जब वो अपसाइड के ऊपर एक्सपोज किए थे। और अगर जो ये शेयर सस्टेन नहीं करता, तो फिर जो दूसरा लेवल होगा जहां तक जो ये शेयर जो ट्राई करेगा कि जहां तक जाए उसको टेस्ट करे, तो वो फिर नीचे हमारे पास 640 रुपए के लगभग लेवल है, जो कि इसके पास 50 ईएमए की सपोर्ट है। तो फिर अगर ये शेयर जो है ये 670 680 का लेवल सस्टेन नहीं करता आने वाले दिनों में, तो फिर आपने तैयार हो जाना है कि ये शेयर जो है वो नीचे 640 तक डिप मारेगा। और फिर अगर शेयर ने अपसाइड के ऊपर जाना हुआ, तो फिर 640 से जो है वो नीचे नहीं जाएगा, फिर यहां से जो है मैक्सिमम 640 तक आके फिर यहाँ कहीं से ही जो ये अपसाइड के ऊपर घूमेगा। और जो टारगेट इसने इस कैंडल के ऊपर 9 सितंबर वाली कैंडल के ऊपर जो अपसाइड के ऊपर एक्सपोज किए हैं, वहां तक चला जाएगा। और बट अगर ये जो इसने 640 को भी ब्रेक कर दिया, तो फिर ये जो यहाँ पे इसने जो ये सिनेरियो बनाया जिसे हम अभी ब्रेकआउट कह रहे हैं, तो फिर ये ब्रेकआउट जो है वो फेक आउट में जो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मूवमेंट्स जो है वो बनती हैं मार्केट के अंदर, वहां पे जब चार्ट के ऊपर जो आपको नजर आता है कि शेयर ने जो ब्रेकआउट किया है, बट एक्चुअली वो ब्रेकआउट होता नहीं है, तो शेयर जब वो समझे कि आर्जी तौर के ऊपर किसी मोमेंटम की वजह से प्राइसेस थोड़ी ऊपर चली जाती हैं, तो जिसके ऊपर जब हमें टेक्निकल्स के ऊपर ब्रेकआउट जब लग रहा होता है, बट जो है वो होता फेक आउट है, वो समझे कि वैलिड नहीं रहता। एक तो ये वजह होती है कि आर्जी मोमेंटम आ जाता है, कोई मार्केट के अंदर जो है वो किसी बड़े प्लेयर की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती, मार्केट की नेचुरल मूव नहीं होती, वैसे ही समझे कि छोटी मोटी फ्लक्चुएशंस आती हैं जिसकी वजह से शेयर के अंदर जो है कभी कभी जब वो फेक आउट हो जाते हैं। एक ये वजह होती है, और दूसरी वजह जो होती है, जो कॉमन वजह होती है, उसमें क्या होता है कि जैसा कि ये मारी एनर्जीज लिमिटेड फंडामेंटली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सबसे समझे कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। तो जब इस तरह की कंपनीज जो है ये ब्रेकआउट करती हैं, ठीक है, अब इस शेयर ने जो है तकरीबन 9 महीने जो है कंसोलिडेट किया है। तो कंसोलिडेशन जोन की एक तो मैंने आपको पहले बताया कि शेयर की मूवमेंट उसमें नहीं आती उस जोन के अंदर जब होती है, और ये जोन बनता इसलिए है कि ये जो बड़े प्लेयर होते हैं जिन्होंने बड़ी पोजीशंस इन शेयर के अंदर जो वो बिल्ड करनी होती हैं, वो शेयर को कंसोलिडेशन जोन के अंदर जो फंसा के रख देते हैं, उसके अंदर कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आने देते, ताकि जो छोटा इन्वेस्टर है जिसका होल्डिंग पीरियड कम है, जो कि किसी रिसर्च के बगैर जो वो काम करता है, जो कि सिर्फ लालची होता है, पैसे के पीछे भागता है, लेकिन पैसा उसको अपने पीछे जो भगाता रहता है और हाथ उसके कुछ नहीं आता, तो उन लोगों को ट्रैप करने के लिए जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कंसोलिडेशन जोन बनाते हैं, ताकि वो लोग पैनिक करें, शेयर में से निकल जाएं, अच्छा शेयर उनके हाथ से जाता जाए, और जब जो अच्छी क्वांटिटी जितनी उन्हें चाहिए होती है उनकी पसंदीदा रेट के ऊपर जब वो मिल जाती है, तो फिर उसके बाद जो कंसोलिडेशन जोन जो है उसका ब्रेक कर देता है शेयर, यानी ब्रेकआउट कर देता है। तो उसकी बाद जो, क्योंकि छोटे इन्वेस्टर ने सब कुछ बेच दिया होता है, बड़े इन्वेस्टर को अपनी पसंद के रेट के ऊपर अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी मिल गई होती है, तो शेयर के प्राइस जो है ऊपर जाने लग जाती हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि शेयर ब्रेकआउट कर देता है, बट वहाँ पे जो है पहले छोटे इन्वेस्टर के पास जो है इतनी होल्डिंग जो है वो इतनी नहीं होती। अगर छोटे इन्वेस्टर ने सेल किया है, तो बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने जो कंसोलिडेशन ज़ोन बनाया था, जो बड़े प्लेयर होते हैं उस शेयर के अंदर, हर शेयर के प्लेयर होते हैं। तो जब उस शेयर के प्लेयर को उतना माल उतने रेट के ऊपर नहीं मिलता जितना वो चाह रहे होते हैं, जिस रेट के ऊपर चाह रहे होते हैं, तो फिर जब वो शेयर के अंदर बाइंग को रोक देते हैं। तो जब बड़े प्लेयर की तरफ से बाइंग को रोक दिया जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी क्वांटिटी मिल ही नहीं रही, उन्होंने तो वो काम करना है जिससे उनको फायदा हो। छोटे इन्वेस्टर की तरह तो नहीं है कि बस अन्य वह काम पैसे लगाते जाएं और बर्बाद करते जाएं। बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा जो शार्क होते हैं, वो कभी इस तरह का गलती जो है वो नहीं करते। ये छोटे इन्वेस्टर जो है यही काम करते हैं और इसी वजह से नुकसान उठाते हैं। फिर जब बड़े इन्वेस्टर के पास ये माल हाथ में नहीं आता, तो वो बाइंग रोक देते हैं, उतनी देर तक रोक देते हैं जितनी देर तक उनकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी उनके रिक्वायर्ड रेट के ऊपर जब वो ना मिल जाए। तो उससे होता क्या है कि जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेक आउट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लेवल्स हमारे पास आते हैं, उनको लेवल ब्रेकआउट के बाद जो लेवल्स हमारे पास आए होते हैं उनको अचीव करने में शेयर या तो टाइम ज्यादा लेता है, या फिर वो जो ब्रेकआउट उसने किया होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि उसका जो बड़ा प्लेयर होता है वही उससे निकल जाता है। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो वेट करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस थोड़ी अगर नीचे आती हैं, छोटे इन्वेस्टर जो है उसमें से निकल जाए, तो उसके बाद अगर उनको अच्छी क्वांटिटी अच्छे रेट पे मिल जाए, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शेयर की प्राइसेस ऊपर जो है वो चली जाती हैं। बट अगर उनको जब वो क्वांटिटी ना मिले, उनको रेट अच्छे ना मिले, तो फिर जो उनके पास ऑलरेडी होल्डिंग होती है ना, उसको भी वो सेल कर देते हैं कि भाई अगर आपने लेना है आप ही ले लो सारा, हम निकल जाते हैं। तो फिर जब वो कहते हैं ना कि हम निकल जाते हो, तो वो निकल भी जाते हैं। तो जब बड़े प्लेयर अच्छी कंपनी से निकलते हैं,
तो फिर जब उस अच्छी कंपनी का भी जब वो रगड़ा निकल जाता है। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो गई हैं जो कि वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, क्योंकि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपको कोई क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि किसी को पता नहीं है, इसलिए नहीं आपको बताएगा। तो ठीक हो गया। तो ये आपका सारा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि ब्रेकआउट क्यों होते हैं, फेक आउट जब वो क्यों होते हैं। तो अब अगर हम इसको देखें तो अगर ये शेयर जो है ये 640 तक जो है, ये 640 से 680 का लेवल जो है ये सस्टेन कर जाता है, तो फिर जो है ये शेयर अपसाइड के ऊपर जो वो मूव करेगा। अपसाइड के ऊपर अगर हम देखें तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 725 के लगभग होगा। सेकंड टारगेट 750 के लगभग, और जो अल्टीमेट इसका फाइनल टारगेट है जो इसने यहाँ पे जो ब्रेकआउट के बाद जो एक्सपोज किया हुआ है वो तकरीबन 900 के लगभग है, जो कि इसने यहाँ पे जो है अपना ऑल टाइम रिसेंट टाइम में हाई बनाया था 2024 के अंदर। तो यहाँ तक जो ये अपसाइड के ऊपर जो वो चला जाएगा। तो बाकी जिनके पास ये है तो स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अब आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तो 640 का जो है टर्निंग पॉइंट आप इसमें रख सकते हैं। अगर इससे नीचे निकले तो फिर आप अगर चाहें तो एग्जिट इसमें से कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो है उसके बाद जो है जो जैसे कि आपको कहानी बताई है कि जो बड़ा प्लेयर है तो फिर जब वो यही सोचेगा कि अगर छोटे नहीं निकले तो फिर हम बड़े निकल जाते हैं, तो फिर छोटा ही लेके इसको बैठा रहे। तो अगर वो सिनेरियो बन जाए तो फिर शेयर जो है दोबारा उसी कंसोलिडेशन जोन के अंदर स्टक होके रह जाएगा, जिस जोन के अंदर जो पिछले 8 से 9 महीने तक जो वो फंसा रहा है। बट अगर बड़े प्लेयर को माल मिल जाता है अच्छे रेट के ऊपर तो फिर आप देखेंगे कि मोस्टली उस टाइम पे छोटे इन्वेस्टर के हाथ से माल निकल गया होता है। तो उसके बाद जो प्राइसेज है वो रॉकेट की तरह अपसाइड के ऊपर जब वो जाने शुरू हो जाती है तो वहां पे माल हाथ भी नहीं आता। तो बाइंग रेंज 640 से 680 के लगभग है। इससे नीचे रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 725 का, सेकंड 750 का और फाइनल टारगेट 900 रुपए के लगभग है। मारी एनर्जी के बाद नेक्स्ट ईयर है हमारे पास फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। फौजी फर्टिलाइजर को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें तो शेयर जो ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। अप ट्रेंड के अंदर जो अगर हम इस शेयर के अंदर जो लास्ट सिग्नल की बात करें, जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई थी तो वो यहाँ कहीं पे हुई थी जब इस शेयर ने जब 370 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ के ऊपर जो वो बाइंग बनती थी, जब बाइंग बनती थी तो हमने अपने जो वो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो बाइंग करवाई थी उसका जो है आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। बाइंग यही ये 370 के ऊपर जो हमारी बाइंग थी, तो जिसके ये हमारे पास टारगेट थे। और अगर हम ये सारे टारगेट की बात करें तो ये इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल टारगेट तक जो है ये आ चुका हुआ है। अपने फाइनल टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट इस ट्रेड के अचीव कर चुका हुआ है। तो ये तो इसके अंदर एक पास्ट कहानी थी। तो अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो बाइंग करनी है तो शेयर जो है अभी भी आपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। अप ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है तो उसके अंदर हमने दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं। एक ये होती है कि आप डिप के ऊपर जो शेयर के अंदर बाय करें, और दूसरी स्ट्रेटजी होती है कि आप न्यू ब्रेकआउट के ऊपर जो वो बाई करें। तो इस शेयर के अंदर अगर हम डिप की बात करें तो वो हमारे पास 436 रुपए का लेवल है, जो कि इसके पास 50 ईएमए की सपोर्ट है। और अगर हम इसके अंदर रेजिस्टेंस की बात करें या ब्रेकआउट की बात करें तो वो 490 का लेवल है। अगर ये शेयर है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऑलरेडी अपनी डिप से अप साइड के ऊपर जब वो उठा था, और जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो की डिस्कशन की थी तो वहां पे बताया भी था कि ये अपनी डिप के ऊपर है, तो आपको अप साइड पे टारगेट भी बताए थे कि कहां तक जो है ये शॉर्ट टर्म में जा सकता है। तो वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो इसने ये वो अचीव कर लिए हुए हैं। तो अब आपको अगर मैं बताऊं ना, जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो आपको मैंने दो स्ट्रेटजीज बताई हैं कि इधर आप डिप के ऊपर बाय करें या फिर आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। मोस्टली जो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ, मैं करता हूँ रिकमेंडेशन कि आप बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करें। डिप के ऊपर मैं इतनी ज्यादा बाइंग जो वो नहीं करवाता। वो क्यों नहीं करवाता? क्योंकि जो डिप होती है ना, ये स्ट्रेटजी दोनों काम करती हैं। बट डिप के ऊपर जब आप बाय करते हैं तो डिप के ऊपर जो रिस्क है वो ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जितना जहां पे मुझे रिस्क जब ज्यादा नजर आता है वहां पे ना मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ, और ना ही मैं आपने समझे कि फॉलोअर्स को कहता हूँ कि वो वहां पे जो वो पंगा लें। तो इसलिए अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, अगर छोटे मोटे लॉस से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप डिप के ऊपर जो बाइंग जरूर किया करें। बट अगर आपको अपने पैसे की कदर है, मेहनत से आपने कमाया हुआ है और आप चाहते हैं कि ग्रो करे, लॉस जब हमें ना उठाना पड़े, तो फिर जो आप सेकंड स्ट्रेटजी जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, अपने व्यूअर्स को भी जब वही रिकमेंड करता हूँ कि बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट आप करें। तो वो जो है अगर हम स्ट्रेटजी इस शेयर के अंदर बात करें तो डिप जो इस शेयर के अंदर वो 436 का लेवल है। अगर यहाँ पे मिल जाए तो जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है वो वहां पे बाय कर सकते हैं, और वो लोग जो थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो वो वेट करेंगे ये शेयर जो 490 की ऊपर क्लोजिंग दे,
तो फिर आप बाय करें, तो फिर जो आपको अच्छे खासे जो वो गेन इसमें मिल जाएँगे। तो उस सिनेरियो के अंदर अगर ये शेयर जो है ये 490 के ऊपर जो क्लोजिंग दे देगा, तो फिर जो अपसाइड के ऊपर जो ये एटलीस्ट टारगेट आपने एक्सपोज़ करेगा ना, वो एटलीस्ट हमारे पास होंगे तकरीबन जो ₹575 के लगभग। ईज़िली ₹100 तक जो है ₹100 का अपसाइड के ऊपर जो हम गेन इसके अंदर देखेंगे, जब ये शेयर जो है ये ₹490 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देगा। तो उससे पहले जो इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व रहेगा, मार्केट भी जो समझेगा थोड़ी-सी आप इसके अंदर जो एक बुलिश मोमेंटम जो चल रहा था, उसकी जो स्ट्रीक जो है मार्केट ने ब्रेक कर दी है। तो मार्केट जो 1700-1800 पॉइंट जो वो गिरी थी जुम्मे वाले दिन। तो ये अब डिपेंड करता है कि अगर मार्केट इसी तरह जो कंटिन्यू करती है डाउन साइड के ऊपर, तो फिर जो शेयर जो समझे कि जो डिप वाली जो स्ट्रेटजी होती है ना, बाय ऑन डिप आप कर लें। तो जिन्होंने डिप के ऊपर बाय किया होता है, तो वो डिप से भी जो फर्दर नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए जो है वो थोड़ा आपने एहतियात करने के मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो शेयर की इंडिविजुअल मूव भी होती है, बट बाज़ औक़ात जब मार्केट में ज़्यादा पैनिक आता है, तो शेयर भी चाहे जितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग उसने ब्रेकआउट क्यों ना किया हो, उसके अंदर भी जो प्रेशर जो शॉर्ट टर्म में आ सकता है, बट अल्टीमेटली शेयर जो अपनी मूवमेंट अपनी ही जो उसकी नेचुरल मूव है उसको फॉलो करेगा, मार्केट से जो थोड़ा-सा हट जाता है। जैसे कि अगर आपने पिछले टाइम में कुछ देखा होगा, तो मार्केट जहाँ पे लगातार ऊपर की तरफ जा रही थी, तो अच्छे-अच्छे शेयर जो वो नीचे गिर रहे थे, और अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब नीचे गिर रही होगी, तो कई शेयर होंगे कि वो जो है वो ऊपर की तरफ जब जा रहे होंगे। तो सिर्फ आपने मार्केट को नहीं देखना, मार्केट का इम्पैक्ट शेयर्स के ऊपर आता है, बट वो शॉर्ट टर्म ही होता है। जैसे ही मार्केट थोड़ी-सी जो है स्टेबल होगी, तो शेयर ने जो उसकी अपनी एक्चुअल मूवमेंट है, उसको जो है वो फॉलो जो है वो करने लग जाना है। तो इसलिए शेयर की जो मूवमेंट जो जो शेयर की अपनी इंडिविजुअल मूवमेंट, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करें, ना कि मार्केट की। क्योंकि आपने शेयर जो है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। आपने फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करना होता है। आपने केएसई 100 जो इंडेक्स तो हमारा ट्रेड ही नहीं हो रहा, तो आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। इसलिए कोशिश आप ये करें कि आप इंडिविजुअल जो स्टॉक्स हैं, उनका एनालिसिस करें, ना कि आप मार्केट के जो पीछे दौड़ते रहें। मार्केट का इम्पैक्ट आता है शेयर के ऊपर, ये नहीं मैं कह रहा, बट वो शॉर्ट टर्म होता है। असल इम्पैक्ट जो है वो शेयर की जो अपनी मूवमेंट होती है, उसी का शेयर के ऊपर जो है वो आना होता है। इसलिए आपने मुझे मोस्टली वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं मार्केट को इतना डिस्कस करता ही नहीं हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि आप कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है मार्केट का, वो मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी इर्रेलेवेंट मुझे लगता है कि फ़िज़ूल अपना भी टाइम ज़ाया करूँगा और आप लोगों का भी। जो एक्चुअल मूवमेंट जो शेयर्स की है, वो आप समझिए कि डीप डाउन जब मैं जा रहा हूँ, जितना समझिए कि हर एंगल से डिस्कशन हो सकती है, वो आप लोगों के साथ जो मैं कर रहा हूँ। तो आपने भी कोशिश यही करना है कि जिस शेयर के अंदर आपने काम करना है, उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें, ना कि सिर्फ़ मार्केट के आप बहकावे में आते रहे। तो आपको बता दिया कि फौजी फर्टिलाइज़र के अंदर आपने क्या करना है। नेक्स्ट शेयर अगर हम देखें, तो वो है हमारे पास साज़गार, और जिन लोगों के पास ये शेयर पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, तो ये ₹430 से जो वो नीचे का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। फौजी फर्टिलाइज़र के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास साज़गार इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। साज़गार को अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये प्रॉपर जो अपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो जहाँ पे अगर हम देखें, तो रिसेंट टाइम के अंदर जो इसके अंदर जो है 2 अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी। एक इस शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी जब इस शेयर ने जो क्लोजिंग दी थी ₹1200 के ऊपर। दूसरी इस शेयर के अंदर जो अपॉर्चुनिटी बनी थी जब इस शेयर ने क्लोजिंग दी थी, वो भी आपको लेवल मैं बता देता हूँ। जब इस शेयर ने क्लोजिंग दी थी ₹1350 के ऊपर। तो इन दोनों ट्रेड्स, ये इसके अंदर जो है 2 लास्ट अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी, तो ये दोनों के ऊपर जब हमने इसके अंदर जो ट्रेडिंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो वो जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको जो बता देता हूँ। तो पहली थी ये ₹1200 के लगभग, जिसके टारगेट थे 1200 के ऊपर हमने बाइंग करवाई थी जुलाई के मिड के अंदर, और फाइनल टारगेट था ₹1594 का, यानी ₹1600 का ही। और आज के दिन अगर हम इसको देखें ना, ये ₹1620 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल बॉटम के ऊपर हमने जो बाइंग करवाई थी, टॉप के ऊपर जब वो प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी। और फिर ये जो दूसरी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी, तो ये भी मैं आपको जो बता देता हूँ। तो वो थी हमारे पास ये वाली, जब ये 1350 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था, तो इसके टारगेट 1608 के थे। तो वो भी अगर हम जब चार्ट के ऊपर देखें, तो ये भी जो है ये अचीव कर चुका है। तो आई थिंक यहाँ के ऊपर भी जब ये इसने 1500 के ऊपर जब ब्रेकआउट किया था, तो इसकी भी जो हमने बाइंग जो आपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो करवाई थी, तो भी जो मैंने वो अटैच स्क्रीनशॉट नहीं किया, बट आई थिंक यहाँ पे भी जो मैंने इसके ब्रेकआउट के ऊपर जो बाइंग जो है वो करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी जो ये टारगेट है, जब इसने यहाँ पे मूवमेंट दिखाई थी, तो यहाँ पे इसने अचीव कर लिए थे। तो ये तो हमारी समझिए कि पास्ट ट्रेड्स थी, जो कि 100% जो इसके अंदर जो 3 ट्रेड जो सक्सेसफुल रही हैं। तो ये जो अभी आप लोगों के साथ जो मैं ये शेयर कर रहा हूँ ना, ये सारे स्क्रीनशॉट, ये हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है ना,
ये उसकी जो है ना अचीवमेंट है, ये उसी का सिग्नल है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज जो अवेल कर सकते हैं। हमारी जो प्रीमियम सर्विसेज हैं ये SECP रजिस्टर्ड कंसल्टेंसी के थ्रू जो है वो दी जाती हैं। समझे कि प्रॉपर जो रेगुलेटरी जो निज़ाम है पाकिस्तान के SECP के ज़रिए, तो उसके ज़रिए हम जो है वो देते हैं अपनी सारी प्रीमियम सर्विसेज। तो जिसके अंदर हम अगर आप इनको अवेल करना चाहें, जैसा कि ये सिग्नल मैंने शेयर किए हुए हैं, तो अगर आप भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। चार्जेस हमने बिल्कुल मिनिमम से रखे हुए हैं ताकि छोटा ट्रेडर भी इजीली इनको अवेल कर सके। तो चार्जेस है इसके पूरे साल के लिए जस्ट 6,000 रुपये। आपने 6,000 रुपया पे करना है। तो उसके बदले में एक तो आपको पूरे साल के लिए जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिल जाएगी। पूरे साल के लिए स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप उसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। ये जिसकी अभी जो समझे कि स्क्रीनशॉट मैंने अटैच की हुए हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप के हैं। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको 1 साल की जो मिल जाएगी। अगर हम यही साजगार के अंदर अगर हम देखें ना, तो ये जो मैंने सिग्नल दिया था 11 जुलाई का, तो इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म का टारगेट मैंने 1594 का दिया था, यानी 1600 का था, जबकि बाइंग हमने 1200 के ऊपर करवाई थी। तो ये जो लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना इस तरह की, वो हमारा जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसके अंदर हम इस तरह के जो सिग्नल शेयर करते हैं। और ये 3 ग्रुप हैं जहाँ पे बाय सेल के सिग्नल दिए जाते हैं। और फिर जो चौथी सर्विस है वो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी एक्सेस जो आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर जो आपको मिल जाएगी। तो जस्ट आपने 6,000 रुपया पे करना है, तो पूरे ये जो 4 सर्विसेज हैं, चारों की एक्सेस आपको इसी 6,000 रुपये के अंदर पूरे साल के लिए जो वो मिल जाएगी। तो जिसने भी ये अवेल करनी हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जब नेक्स्ट शेयर को जब वो देख लेते हैं, तो साजगार को ही हम जब वो देखते हैं, तो साजगार की ये जो प्रीवियस फॉर्मेशन है ये मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि न्यू एनालिसिस हम इजीली इस पे कर सकें। तो साजगार को अगर हम जब देखें, तो साजगार जो ये आपने अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। अप ट्रेंड के अंदर 2 स्ट्रेटजीज को हमने फॉलो करना है। फर्स्ट स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप, सेकंड स्ट्रेटजी बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। करंटली ये शेयर 1620 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके अंदर जो डिप की बात करें, तो शेयर के अंदर जो डिप है वो 1500 रुपए के लेवल के ऊपर है। अगर ये शेयर नीचे 1500 तक आए, उस लेवल को सस्टेन करे, तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जहां पे फर्स्ट टारगेट जो है वो तकरीबन 1600 रुपए के लगभग और अल्टीमेटली 1650 रुपए के लगभग होगा। और अगर शेयर नीचे नहीं आता, यहाँ से अपसाइड के ऊपर जब मूव करता है, तो फिर आपने इसमें वेट करना है कि ये शेयर जो न्यू ब्रेकआउट करे। ये शेयर न्यू ब्रेकआउट करेगा जब ये 1800 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। जब ये शेयर 1800 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो फिर ये इस शेयर के अंदर आपने डिप का वेट नहीं करना, सिंपली आप न्यू ब्रेकआउट के ऊपर ही इसके अंदर जो बाय करेंगे। जिसके बाद अगर ये शेयर 1800 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, शेयर नीचे डिप नहीं मारेगा 1500 तक, फिर शेयर जो अपसाइड के ऊपर उठेगा, जहां पे 2000 से लेकर 2100 तक इजीली साजगार इंजीनियरिंग की प्राइसेस जो वो चली जाएंगी। साजगार के बाद और जिनके पास ये शेयर पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस की अगर बात करें, तो जो भी टेक्निकल्स के ऊपर हमारे पास स्टॉप लॉस आ रहा है वो 1450 रुपए के लगभग है। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो स्टॉप लॉस की वीडियो मैंने आपको बता दी है, जाके कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें। तो अपनी स्ट्रेटजी अपनी रिस्क कैपेसिटी के मुताबिक आप इसके अंदर जो स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। साजगार के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हब कंपनी लिमिटेड। हब को अगर हम जो चार्ट के ऊपर देखें ना, तो इस शेयर के अंदर जो है ना, ये आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। अप ट्रेंड के अंदर जो है इसके अंदर जब 2 दफा हमें जो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, तो एक अगर हम देखें, तो यहाँ पे जो इसने आर्क फॉर्मेशन बनाई थी, जिसका ब्रेकआउट इसने किया था जब इसने 148 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो वहां पे एक दफा इसके अंदर जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो जब इसके अंदर जो है ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो वो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो शेयर की थी, वो आपको मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। 18 जुलाई का सिग्नल था, 150 के ऊपर 150 के लगभग इसके अंदर बाइंग करवाई थी, जिसका फाइनल टारगेट 183 रुपये और 58 पैसे का था। और ये जो सिग्नल था ना, ये हमारा 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर था, जो कि आज के दिन अगर हम ये शेयर को देखें ना, इस वीक के अंदर जो शेयर ने जो हाई लगाया वो 200 से क्रॉस जो ये कर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फाइनल टारगेट थे इस शेयर के अंदर, जो कि हमने जुलाई के अंदर जो हमारे पास आए थे, उनको आगे इसने अचीव किया था सितंबर के अंदर, यानी 2 महीने जो इसने ले लिए थे। तो ये आपको जो सेटिंग बता रहा हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम की सेटिंग, तो इसके ऊपर जो टारगेट वगैरह हमारे पास आते हैं, उनको अचीव करने में शेयर 2 वीक से लेकर 2 मंथ का टाइम ले सकता है। लाइव एग्जांपल यहाँ पे बता दी है। और वो लोग जो सोचते हैं कि 2 महीने में हर शेयर जब वो इतना जो मूव कर जाता है, तो पाकिस्तान की सबसे जो स्ट्रांग कंपनी है मारी एनर्जीज लिमिटेड, पिछले अगर आप 8 से 9 महीने की मूवमेंट देखेंगे, तो जरा भी इसके अंदर मूवमेंट नहीं आई। तो आपने ये ज़हन में नहीं लाना, अगर आपको 2 वीक से 2 मंथ का बोला जा रहा है, तो इतनी
टाइम में हर शेयर मूव करता है, नहीं करता। पाकिस्तान की जो सबसे स्ट्रांग कंपनी मारी एनर्जीज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टेड, उसके ऊपर आपको मैंने बता दिया कि पिछले 8 से 9 महीने के अंदर इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आई। अब आ सकती है क्योंकि ये ब्रेकआउट कर चुका हुआ है। तो इसलिए ये जितनी भी मूवमेंट आती है, ये जो टेक्निकल्स के ऊपर हमारे पास जो एस्टीमेट आता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम उसी एस्टीमेट के मुताबिक जो शेयर जो वो काम कर रहे होते हैं। तो अब अगर हम हबको को देखें तो ये तो यहाँ पे जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनी थी 150 के ऊपर, उसको ये अचीव कर चुका है। उसके बाद एक इसके अंदर जो है ना न्यू अपॉर्चुनिटी बनी थी, और वो अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बनी थी मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहां पे इस शेयर ने जो है ब्रेकआउट किया था 145 रुपए का। यहाँ कहीं पे ये ऊपर आया था, तो फिर यहाँ पे जो मैंने बाइंग इसके अंदर जो रिकमेंड की थी, तो वो भी जो है स्क्रीनशॉट हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जुलाई के आखिर के ऊपर हमने बाइंग करवाई थी 150 के ऊपर ही, तो जिसके अंदर हमने जो लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट दिए थे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो एम सेलेक्ट है, तो एम के ऊपर जब हम एनालिसिस करते हैं या बाइंग वगैरह करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है। तो जिसके अगर हम टारगेट्स की बात करें, तो फर्स्ट 170 का, दूसरा 197 का, जो कि ये अचीव कर चुके हैं। 220 और 236 के जो लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, वो अभी तक इसने अचीव नहीं किए, बट उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह अचीव कर लेगा। अब करंटली ये 192 के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। तो जैसा कि आपको मैंने इस सिग्नल के ऊपर बताया कि ये 220 से 236 तक इसने टारगेट एक्सपोज किए हुए हैं, तो ये टारगेट उन लोगों के लिए कारआमद है जिन्होंने 150 रुपए के लगभग बाइंग की हुई है। क्योंकि अगर जो आपने 150 के ऊपर बाइंग की हुई है और शेयर जो ये आज 192 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये दोबारा से 160-65 तक नीचे आ गया, तो आपको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होना उन लोगों को जिन्होंने 150 के ऊपर बाइंग की, और जिन्होंने आज देखा कि ये डॉक्टर सईद हसनैन बता रहे कि ये 220 से 236 तक जा सकता है, तो हम 192 पे खरीदते हैं। तो उन्होंने 192 पे अगर अब आपने खरीद लिया, तो ये शेयर अगर इसने नीचे डिप मारी ना, तो एटलीस्ट ये शेयर जो नीचे डिप मारेगा ना, ये तकरीबन 165 रुपए तक मारेगा। तो 15% तक आपको एटलीस्ट इस शेयर के अंदर जो नुकसान उठाना पड़ेगा। बट जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो 150 के ऊपर खरीदा हुआ है, तो वो अगर 165 रुपए के ऊपर भी बेचेंगे, तो 15 रुपए के प्रॉफिट के अंदर बेचेंगे। तो इसलिए जो टाइमिंग होती है ना, ये बहुत मैटर करती है कि आप बाइंग किस टाइम पे कर रहे हैं और किन लेवल्स के ऊपर कर रहे हैं। ये सिर्फ टारगेट देख के बाइंग की तरफ नहीं दौड़ना आपने। आपने देखना है कि बाइंग आपने कब करनी है और क्यों करनी है। ये जब चीजें आपकी सारी क्लियर होंगी ना, फिर आप बचेंगे मार्केट के अंदर। नहीं तो अगर मार्केट के अंदर ये 1700 पॉइंट का जो अभी नेगेटिव ये गई है ना, अगर ये मार्केट नीचे गिरने लगी, तो 17,000 पॉइंट मार्केट को लूज करते हुए सिर्फ 1 वीक का टाइम चाहिए है। तो वहां पे आप इमेजिन कर लेना कि ये क्या हशर करेगी हर किसी का। तो अल्लाह ना करे कि इस तरह हो, बट इस तरह की चीजों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। वो तैयारी उस तरह उसके लिए किस तरह की होती है, वो यही होती है कि ये जो लेवल बताए जाते हैं ना, कि अच्छे लेवल्स के ऊपर जो शेयर के अंदर जो बाइंग की जाती है ना, यही तैयारी होती है कि मार्केट के अंदर अगर बुरा टाइम आ गया, तो आपने बुरे टाइम में कैसे बचना है। वो इसी तरह बचेंगे जब आप अच्छे लेवल्स के ऊपर जब वो बाइंग या फिर सेलिंग करेंगे। अब अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, शेयर जो प्रॉपर अप ट्रेंडिंग के अंदर है, इधर आप वेट कर लें कि किसी ये ब्रेकआउट करे 203 रुपए के ऊपर, तो आप बाइंग की तरफ जाएं, या फिर आप इसमें वेट करें कि ये शेयर नीचे डिप मारे। डिप तकरीबन 170 रुपए के लगभग बन रही है, अगर वहां तक आपको मिले और उस लेवल को जब सस्टेन करे, तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जब वो 165 रुपए से जब वो नीचे का बनेगा, अगर आप इतना जो है रिस्क बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अपनी इस रिस्क कैपेसिटी के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस की वीडियो का रेफरेंस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। हबको के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। कोई इसके अंदर मूवमेंट नहीं आ रही। शेयर जो जब भी इसकी डिस्कशन की है, तो यही किया है कि ये शेयर जो कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेट के अंदर जो है आपने, अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज्यादा है, तो आप कंसोलिडेशन जोन के सपोर्ट के ऊपर शेयर पे बाय कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो फिर आप मेक श्योर करें कि शेयर जो है ये ब्रेकआउट करे अपने कंसोलिडेशन जोन का। करंटली 32 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिप की अगर हम बात करें, तो 29 रुपए के लगभग है। अगर आपको 29 रुपए के लगभग मिले, तो वहां पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, जिससे नीचे आपने, और 29 से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 32 रुपए का और फाइनल टारगेट 35 रुपए के लगभग होगा। और अगर ये शेयर नीचे नहीं आता और अपसाइड के ऊपर 35.5 रुपए का ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर आपने 35.5 रुपए से ऊपर ही इसके अंदर बाइंग करनी है। फिर आपने डिप का वेट नहीं करना, क्योंकि ये शेयर जो है फिर नीचे डिप मारेगा ही नहीं। तो उसके बाद जो उसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा, वो हमारे पास है तकरीबन 37 रुपए के लगभग, और जो एटलीस्ट टारगेट अपसाइड के ऊपर होगा, वो तकरीबन 40 रुपए के लगभग होगा। तो यहाँ तक जो शेयर अपसाइड के ऊपर जब वो इजीली चला जाएगा। जिनके पास पड़ा हुआ है स्टॉप लॉस 29 रुपए से, जब वो नीचे का आप लोग
रख सकते हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी इसी तरह मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है रिसर्च कर लेनी है। बाकी हमारा जो फ्री जो चैनल्स हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक के, यूट्यूब के, सबके जो लिंक है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और कमेंट सेक्शन में भी मैं अटैच कर दूंगा, तो उन लिंक के जरिए आप डायरेक्टली हमारी जो फ्री कम्युनिटी है उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। बाकी प्रीमियम सर्विसेज के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।